अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ASP.NET MVC। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम MVC का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको यूज़ करते हुए हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और फिर हम एंटिटी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन। प्री रेक्विजिट्स आपको C# का नॉलेज होना चाहिए, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का पता हो, HTML CSS साइट का आइडिया हो, बूटस्ट्रैप अगर आपको आती है तो इट्स गुड, अगर नहीं आती तो फिर उसको सीख लें क्योंकि MVC के अंदर बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड होती है। आई इन्यूमरेबल जो हमारी क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आई इन्यूमरेबल या लिस्ट जिसको कहते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि आई इन्यूमरेबल क्या है और इसको किस तरह से टैकल किया जाता है। edu.net अगर आपको आता है तो फिर ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो फिर हम edu.net से मूव कर जाएंगे एंटिटी फ्रेमवर्क पे। edu.net का भी आपको इंट्रोडक्शन एजेंडा है जी, ये हमारी आज के लेक्चर का एजेंडा है। MVC प्रोजेक्ट बनाना है, राउटिंग देखनी है, फोल्डर स्ट्रक्चर देखना है, लेआउट, डेटा शेयरिंग, व्यू बाइंडिंग, रिक्वेस्ट किस तरह से बनती है, कार्ड ऑपरेशंस किस तरह से edu.net के साथ होते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है MVC प्रोजेक्ट में। इंस्टॉलेशन के लिए आप सिंपल विजुअल स्टूडियो कोई भी इसका वर्जन डाउनलोड करें और उसके अंदर ASP.NET MVC वेब डेवलपमेंट टूल को लाजमी इंस्टॉल। उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद ये कुछ MVC के वर्जन्स की डिटेल है कि किस वर्जन के अंदर क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, इसको आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आपने MVC का वर्जन देखना है तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप उसके प्रेफरेंसेस में जाके system.web.mvc की DLL फाइल को देखें। उसके अंदर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको MVC का वर्जन पता चल जाएगा कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। कोड के ज़रिए से भी इसको चेक किया जा सकता है। ये नीचे कोड की लाइन है, अगर आप ये कहीं पे यूज़ करना चाहें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं MVC का वर्जन देखने के लिए। MVC का जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर ये है कि उसमें एक फोल्डर कंट्रोलर का होगा, क्योंकि MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर है तो एक फोल्डर कंट्रोलर्स का होगा, एक मॉडल्स का होगा और एक व्यूज़ का होगा। अब मॉडल क्या है? मॉडल इज शेप ऑफ आवर डेटा, हमारा डेटा किस तरह का होगा, क्या क्या फील्ड्स होंगी, ये इस मॉडल में हम डिफाइन करेंगे और इसी मॉडल को हम यूज़ करेंगे डेटा शेयरिंग के लिए बिटवीन व्यू, बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू, बिटवीन डेटाबेस एंड कंट्रोलर, इसको हम यूज़ करेंगे मॉडल्स को। उसके बाद हमारे पास व्यूज़ हैं जो कि हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड होंगी, जिसके अंदर HTML CSS हो सकती है, रेजर सिंटैक्स को यूज़ करते हुए C# का कोड भी इसके अंदर होता है। कंट्रोलर क्या होते हैं? कंट्रोलर हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। जब हम पेज को ही खोलते हैं तो उस पेज के अगेंस्ट हमें कोई रिस्पॉन्स देता है, वो कंट्रोलर देता है। कंट्रोलर ने हमारी रिक्वेस्ट को कंट्रोल करना और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा और कौन सा व्यू रिटर्न होना है, ये हमारे कंट्रोलर ने ही हमें कंट्रोलर के कोड नहीं बताना है। नॉर्मल वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसमें लोकल होस्ट के बाद या वेबसाइट के नेम के बाद जो फर्स्ट चीज़ होती है ये फोल्डर नेम होता है। उसके बाद फाइल नेम होता है जैसे login.aspx या index.php। MVC में इस तरह नहीं होता है। MVC के अंदर अगर आपने ये एक रिक्वेस्ट आपकी है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, ब्राउज़र में आपने ये लिखा है तो इसके अगेंस्ट ये जो होम लिखा हुआ है, इट इज़ नेम ऑफ कंट्रोलर, इट इज़ नॉट द फोल्डर नेम। ये फोल्डर का नाम नहीं है, ये कंट्रोलर का नाम है और मल्टीपल कंट्रोलर्स हमारे प्रोजेक्ट में हो सकते हैं। होम कंट्रोलर का नाम, और जब आप कंट्रोलर की क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कंट्रोलर कीवर्ड लाजमी होता है। और इंडेक्स जो मेंशन है यहाँ पे, ये एक एक्शन मेथड है। नॉर्मल आप मेथड भी कह सकते हैं। C# का एक मेथड होता है, अगर वो मेथड कंट्रोलर में हो तो उसको हम एक्शन मेथड भी कहते हैं। और ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि लोकल होस्ट स्लैश होम, होम इज़ कंट्रोलर एंड इंडेक्स इज एक्शन मेथड। और इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमें कौन सा व्यू मिलेगा? वो हमें व्यू मिलेगा, ये रिटर्न व्यू जो लिखा हुआ है, ये व्यू मिलेगा हमें व्यूज़ के फोल्डर में। होम का फोल्डर होगा, होम के फोल्डर में इंडेक्स का व्यू होगा। जिस नेम का आपका कंट्रोलर होगा उसी नेम से आपके व्यूज़ में एक फ़ोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर एक्शन मेथड के नाम का ही व्यू एग्जिस्ट करता होगा। वो व्यू हमें फ्रंट एंड पे नज़र आएगा। एग्जाम्पल देखें, कॉन्टैक्ट स्लैश पोस्ट, इसका मतलब हमारे कंट्रोलर का नाम कॉन्टैक्ट है
और पोस्ट इज सम एक्शन मेथड इन आवर कंट्रोलर। इसी तरह कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में हेल्प एक एक्शन मेथड है। इसी तरह हमारे रजिस्टर कंट्रोलर में यूजर्स का एक्शन मेथड है। और कंट्रोलर ये यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि कंट्रोलर कीवर्ड जो है वो आपके कंट्रोलर के साथ होता है। होम के साथ होम कंट्रोल होगा, कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट कंट्रोलर होगा जब आप इसकी फाइल क्रिएट करेंगे। और इस कंट्रोलर के अंदर जितने भी मेथड्स हम बनाते हैं उनको एक्शंस कहते हैं या एक्शन मेथड्स कहते हैं। ये पार्ट ऑफ यूआरएल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, फिर www, ये जो पहला डॉट है इससे पहले सब डोमेन लिखी होती है, और उसके बाद वेबसाइट का नाम, उसके बाद पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 होती है, उसके बाद कंट्रोलर नेम, फिर एक्शन मेथड नेम, और उस क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी क्यूरी स्ट्रिंग बन जाती है। क्यूरी स्ट्रिंग में की वैल्यू पेयर होता है, एक की फिर उसकी वैल्यू, फिर एंड साइन, फिर उसकी वैल्यू, फिर लास्ट पे अगर ये सेगमेंट भी हो सकता है, पेज का कोई पार्ट भी हो सकता है। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। और यहीं पे ये भी बताया गया है कि अगर आपकी क्यूरी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती होगी तो क्यूरी स्ट्रिंग एमवीसी में किस तरह से हैंडल होगी। क्यूरी स्ट्रिंग में जो आपके वेरिएबल का नाम होगा आपके एक्शन मेथड में वो एक पैरामीटर का नेम हो सकता है अगर आप बनाना चाहें। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें, दूसरा ईमेल का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है क्यूरी स्ट्रिंग में, तो ईमेल आपका पैरामीटर हो सकता है एक्शन मेथड का। ये अनदर रिक्वेस्ट इज एन एक्शन मेथड। ठीक है जी, वो अब आप इस वेरिएबल की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं अपने एक्शन मेथड में। ये इसकी एग्जांपल ये है। ओके, अब ये बताया गया है व्यूज के बारे में कि व्यू क्या होता है। व्यू हमारे प्रोजेक्ट में वो पार्ट है जो ब्राउजर में नजर आएगा। ये मिक्सचर होता है, इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट C# का कोड मिक्स होता है, लेकिन C# का कोड एग्जीक्यूशन के बाद ब्राउजर पे जाता है। C# का कोड ब्राउजर पर नहीं खुलता, ब्राउजर में वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery ही नजर आती है। और व्यू जो है ये पार्शियल भी हो सकता है, पूरा पार्ट नहीं, कोई स्पेसिफिक पार्ट भी हो सकता है व्यू का, और पूरा एक व्यू भी हो सकता है, और ये लेआउट भी हो सकता है। वो लेआउट को हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमारे हर कंट्रोलर के अगेंस्ट हमारे व्यूज में एक फोल्डर क्रिएट होगा, ये क्रिएट किया जा सकता है। जैसे होम कंट्रोलर है तो होम का फोल्डर आपको व्यू में मिलेगा। और अगर आपके कंट्रोलर में एक्शन मेथड इंडेक्स है तो उस इंडेक्स एक्शन मेथड के अगेंस्ट आपके व्यूज के अंदर index.cshtml जो कि व्यू की फाइल है वो एग्जिस्ट करती होगी। तो ये कोड ये बता रहा है कि जब आप इंडेक्स को कॉल करेंगे तो आपके पास कौन सा व्यू ब्राउजर में नजर आएगा, ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है। और ऐड किस तरह से करते हैं, आप एक्शन मेथड क्रिएट करें कंट्रोलर में, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड व्यू का बटन प्रेस करें तो ये व्यू ऐड हो जाएगा आपके व्यूज के फोल्डर में। और ये स्क्रीन आती है, इसको इसमें एक चीज़ है यूज़ अ लेआउट पेज। लेआउट पेज के बारे में बताता हूँ, बाकी वो टेम्पलेट पूछता है अगर आपने टेम्पलेट यूज़ करना हो। फॉर नाउ अभी हम कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करते, अभी खुद से क्रिएट करते हैं। जब आपको समझ आ जाए फिर आप टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद से स्कैफोल्डिंग करके आपको कोड जनरेट करके दे सकता है जी। लीव एम्प्टी इफ यू सेट रेजर इन व्यू डॉट स्टार्ट फाइल, ये एक लाइन लिखी हुई है। ये यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि आपके प्रोजेक्ट में एक अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट फाइल होगी व्यूज के फोल्डर में। ये ऐसी फाइल है जो हर व्यू के रेंडरिंग के वक्त ये कॉल होती है। अगर इसमें आपने कोई कोड डिफाइन कर दिया है, कॉमन कोड लिख दिया है, तो हर व्यू के अगेंस्ट वो कॉल होगी। ठीक है जी। ये लेआउट फाइल क्या होती है, लेआउट भी एक स्पेशल व्यू है जो कि एक स्केलेटन बना देता है आपकी वेबसाइट को। सेम पैटर्न या कंसिस्टेंट लुक देने के लिए हम लेआउट बना लेते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट की एग्जांपल है कि वेबसाइट का हेडर सेम है, लेफ्ट मेन्यू भी पूरी वेबसाइट में सेम है, फुटर भी सेम है, एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसने चेंज होना है बार बार। तो इसको हैंडल करने के लिए ये जो सेम चीज़ें हैं इसको लेआउट में डिफाइन कर दिया जाता है। और जो हमारा जो पार्ट चेंज होने वाला है उसको व्यूज़ के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका कोड भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट जब हम इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी बातें हमारे प्रोजेक्ट में आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट है कि हम डेटा किस तरह से शेयर कर सकते हैं बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू। सबसे पहले है व्यू डेटा को यूज़ किया जा सकता है। व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी टाइप
इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को रखें और व्यू में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्यू बैग को भी यूज़ किया जा सकता है। व्यू डेटा, व्यू बैग आर यूज्ड टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं कंट्रोलर से डाटा लेके जाना व्यू के पास। इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्गली टाइप में ये होगा, अच्छा यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आप व्यू डाटा या व्यू बैग को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको वेरिएबल्स के नेम याद रखने पड़ेंगे, आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी। तो इस प्रैक्टिस से बचने के लिए हम स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने व्यू को किसी स्पेसिफिक टाइप के साथ बाइंड कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू। और वो हमें, जब हम स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू बना लेते हैं तब हमारी एरर चेकिंग रन टाइम कंपाइल टाइम पर ही हो जाती है। हमें कोड लिखते हुए पता चल जाता है कि ये चीज़ हम जो लिख रहे हैं इस नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू में मिल जाती है। ओके लेट्स, जैसे यहाँ पे एक कंट्रीज़ की जो लिस्ट है ये पास की गई है कंट्रोलर से व्यू के पास। एक लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग की लिस्ट है, उसके अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं और फिर व्यू बैग के वेरिएबल यूज़ किया। व्यू बैग इज़ अ वेरिएबल ऑफ डायनामिक टाइप। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल का नाम रख दी कंट्रीज़। अब ये जो कंट्रीज़ का नेम यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये वेरिएबल के स्पेलिंग हमें याद रखने पड़ेंगे जब हम व्यू में यूज़ कर रहे होंगे। जैसे ये एरो बता रहा है कि व्यू में जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो ये नेम, ये स्पेलिंग सेम होने चाहिए। अगर ये सेम ना हुए तो हमें जो है वो रन टाइम पे एरर जनरेट होगा और इसकी आउटपुट भी यहाँ पे बताई हुई है ऊपर। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें, व्यू के कोड में एट द रेट का साइन यूज हुआ है। ये जो एट द रेट साइन है ये है रेजर सिंटैक्स। व्यू के अंदर हम रेजर सिंटैक्स यूज़ करते हैं C# का कोड लिखने के लिए। इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं रेजर सिंटैक्स के लिए। और अब एक्शन सेलेक्टर्स भी कोई चीज़ होती है, जब हम एक्शन मेथड्स क्रिएट करते हैं उसमें कुछ एक्शन सेलेक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको कोड में बता दूंगा। और एक्शन बार्स भी होते हैं। यहाँ से हम मूव करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं टास्क मैनेजमेंट। ओके, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की टाइप होनी चाहिए वेब डॉट नेट। यहाँ पे कोर भी है, कोर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डॉट नेट में पहले बनाएंगे, डॉट नेट फ्रेमवर्क में। ओके, ASP.NET, this is code, this is code, this is code, this is code, this is ASP.NET Web Application .NET Framework। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं टास्क मैनेजमेंट का और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। जो फोल्डर स्ट्रक्चर हमने यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो स्ट्रक्चर हमने देखा है स्लाइड्स में वो हमें यहाँ पे सेम वही स्ट्रक्चर मिलेगा। मॉडल्स भी मिलेंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे, कंट्रोलर्स भी मिलेंगे। ओके, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, यही फोल्डर स्ट्रक्चर। अब ये प्रोजेक्ट जब क्रिएट होगा तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर हमें यहाँ मिलेगा। ये देखिए कंट्रोलर्स का फोल्डर है। कंट्रोलर्स के फोल्डर में कोई एक कंट्रोलर उसने बनाया हुआ है। व्यूज़ का फोल्डर है, व्यूज़ के फोल्डर में व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इस कंट्रोलर को देखें तो इस कंट्रोलर में 3 एक्शन मेथड्स हैं और ये 3 एक्शन मेथड्स अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो इंडेक्स के लिए, इंडेक्स एक्शन मेथड के लिए हमारे पास इंडेक्स का व्यू है और इसी तरह कॉन्टैक्ट के लिए भी हमारे पास एक व्यू है, अबाउट के लिए भी व्यू। तो मैं यहाँ पे एक नया कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ, न्यू आइटम, और उसको हम कह देते हैं ऐड न्यू कंट्रोलर। एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं डू टास्क कंट्रोलर।
डू टास्क कंट्रोलर में हम एक टास्क की क्लास बना लेते हैं और उसके लिए कुछ मॉडल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। अब ये एक एक्शन मेथड इसके अंदर है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड का एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने डेटा यूज़र से लेना है। तो यूज़र डेटा किस तरह से सेव करेगा, और मैं इसका व्यू भी ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके ऐड व्यू, ऐड, और यूज़ लेआउट, ये इस पर टिक है, इसका मतलब है ये एक लेआउट को यूज़ कर रहा है, जो लेआउट की बात हमने पहले की थी। ये लेआउट कहाँ पर मिलेगा, अगर आप व्यूज़ में जाएं और व्यू डॉट स्टार्ट में लिखा हुआ है कि लेआउट इज इक्वल्स टू व्यूज़ के फोल्डर में शेयर्ड का फोल्डर है, उसमें लेआउट की फाइल है। तो यहाँ पे शेयर्ड का फोल्डर है, उसमें लेआउट की फाइल। ये सारा कोड है जो रिपीट होने वाला कोड है, आपके पेज के ऊपर रिपीट होगा ये बार बार, कंसिस्टेंट लुक देने के लिए। तो मैं इसमें अपना कुछ ऐड कर देता हूँ, एक लिंक ऐड कर देते हैं हम, जिसमें हम इसको कह देते हैं डू टास्क, और उसके कंट्रोलर का नाम है डू टास्क, तीसरा है उसके एक्शन मेथड का नाम ऐड। अब इसमें सारी हेडर शेडर बना हुआ है, इसमें एक पोर्शन छोड़ा गया है जिसको बोलते हैं @रेंडर बॉडी। ये वो पोर्शन है जहाँ पे आपका नया व्यू डिस्प्ले होगा। ये जो हमने ऐड का व्यू क्रिएट किया, ये उस पोर्शन पे डिस्प्ले होगा। बाकी इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी, इसके नीचे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। यहाँ पर जो चीज़ डिस्प्ले होनी है वो आपके ऐड के अंदर, यहाँ पे जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना के उसके अंदर रोज़ क्रिएट करके एक फॉर्म बना देता हूँ, जिसमें मैं टास्क का टाइटल ले लेता हूँ और मैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ। टाइटल, इसको भी टीडी में पेस्ट कर दें, और इसी तरह की हम और मज़ीद टीआर्स क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, और हम इसमें ऐड कर लेते हैं डेट, ड्यू डेट जिसको कह देते हैं। इनको नेम भी असाइन कर देते हैं ताकि हम इनके वेरिएबल्स को यूज़ कर सकें। टाइटल इज़ टाइटल, डिस्क्रिप्शन इज़ नेम इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, डेट इज इक्वल्स टू डेट। अब ये टास्क किसी स्पेसिफिक मेंबर को साइन करनी है, अगर आप मेंबर भी यहाँ पे बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और इस सब के ऊपर हम एक फॉर्म लिख देते हैं कि ये जो डेटा है ये कहाँ पे पोस्ट होना है। पोस्ट हम इसको करवा देते हैं जनाब एक्शन इज इक्वल्स टू डू टास्क स्लैश ऐड मेमोरी। ये एक एक्शन मेथड है डू टास्क में, ये हम क्रिएट करेंगे अभी। और मेथड अभी मैं इसका गेट ही रहने देता हूँ कि जो डेटा है वो मुझे नज़र भी आए, और मैं एक सबमिट का बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि डेटा सबमिट हो सके। ओके, इनपुट टाइप सबमिट, एंड नेम इज इक्वल्स टू, नेम की ज़रूरत नहीं है इसमें, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं सेव। इसका प्लेस होल्डर ख़त्म कर देते हैं डेट का, और हम डिस्क्रिप्शन का प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ओके जी, ये एक व्यू बन गया। अगर आप इसको राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र करें तो ये आपके ब्राउज़र में एक व्यू जनरेट कर देगा। और ये व्यू आप देखें, जो चीज़ें हमने उधर बनाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है जी। और
अभी मैं इस पर कुछ लिख के अगर सबमिट करूँगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये डेटा कहाँ पे जाएगा। ये देखो वो कहता है मैं इसको डू टास्क के कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड है ऐड मेमोरी, इसके अंदर लेके जाऊंगा जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया, और ये कुछ पैरामीटर्स को भी लेके जाएगा। तो मैं ये एक्शन मेथड क्रिएट करता हूँ डू टास्क कंट्रोलर में, और इसको मैं कहता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बना सकता हूँ। टाइटल को गेट करने के लिए स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग डेट टाइम डेट, और रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू भी रिटर्न करवा सकता हूँ। अगर मैं व्यू रिटर्न करूँगा तो ये व्यू मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं इसको दोबारा से रीडायरेक्ट कर देता हूँ, रीडायरेक्ट टू सम एक्शन, विच एक्शन, जो कि ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है ऐड का। इसके ऊपर इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ ताकि डेटा सेव करने के बाद इसको वापस उसी पेज पे ले। ओके, अब ब्रेक पॉइंट लगा के इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आपने सेम स्पेलिंग लिखे हैं जो आपने फॉर्म के टैग में यहाँ पे मेंशन किए हैं तो आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो इनिशियलाइज हो जाएंगे यूज़र की इनपुट से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फेक डेटा बना लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, और उस फेक डेटा को यूज़ करते हुए हम लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं और डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्लास एक क्रिएट कर लेता हूँ डीबी की। इसको मैं कह देता हूँ इट इज़ फेक डीबी। फेक डीबी के अंदर मैं कुछ प्राइवेट स्टैटिक लिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ टास्क होनी चाहिए, डू टास्क की मुझे क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी डू टास्क। ये मॉडल है डू टास्क जिसका डेटा मैंने डेटाबेस में सेव करना है। तो मैं अपने मॉडल्स के फोल्डर में एक क्लास ऐड करता हूँ जिसका नाम है डू टास्क, और इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर लेता हूँ जैसा कि आईडी, टाइटल, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, डेट टाइम, ड्यू डेट। ओके, इसी तरह मैं इसके अंदर एक मेंबर आईडी भी रख लेता हूँ किसी स्पेसिफिक मेंबर को बनाने के लिए। तो ये किसी मेंबर को साइन किया तो इसको मैं मेंबर आईडी कर देता हूँ। मेंबर की क्लास भी यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, मेंबर, और मेंबर को भी हम दो प्रॉपर्टीज उसकी मैंने बना दी। फेक डीबी में आए, फेक डीबी में हमारे पास टास्क बन गई, प्राइवेट स्टैटिक लिस्ट ऑफ मेंबर्स बन गए, और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं फेक डीबी का। उस कंस्ट्रक्टर में अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारे फेक डेटाबेस है, फेक डेटा है, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। एफ टास्क इज इक्वल्स टू नल, देन टास्क इज इक्वल्स टू न्यू टास्क। अब ये न्यू टास्क कौन सी टास्क है यहाँ पे आप बना सकते हैं, एक लूप में भी बना सकते हैं। कुछ टास्क क्रिएट कर लेते हैं लूप में, जैसे कि फॉर लेंथ 10 एंड task dot add new do task id is equals to I plus 1 and task title is equals to title slash I plus 1, कॉमा डिस्क्रिप्शन हम अभी इसको नहीं देते, हम ड्यू डेट इसको दे देते हैं। ड्यू डेट इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज, कुछ दिन इसमें ऐड करके उसको ड्यू डेट बना देते हैं। ओके, लास्ट में मेंबर आईडी है। मेंबर आईडी हम इसको साइन कर देते हैं आई मॉडुलस 3 एंड ये हमारी टास्क बन गई। इसी तरह हम अपने मेंबर्स को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं और मेंबर को हम
चेंज कर देते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को। इस मेंबर्स में मेंबर ऐड हो, आईडी उसको मिल जाए और उसको नेम मिल जाए, कोई नेम स्पेसिफिक, कोई नेम दे देगा उसको। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं। Here we go, ये हमारी डेटा फेक डेटा बन गया। ओके, हम कुछ मेथड्स भी बना लेते हैं, जैसे पब्लिक बूलियन इंसर्ट टास्क, और ये डू टास्क का एक ऑब्जेक्ट लेके हमारी लिस्ट में लिस्ट डॉट टास्क डॉट ऐड, जो कि हमारी स्टैटिक प्रॉपर्टी है प्राइवेट, उसमें टास्क को ऐड कर दे और रिटर्न ट्रू कर दे। अभी हम इसको ऐसे ही रहने दें, लेटर ऑन हम यहाँ पे कोड एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, या edu.net का कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह मैं लिस्ट ऑफ टास्क जो है वो फेच भी कर सकता हूँ, गेट टास्क रिटर्न दिस डॉट टास्क, जो दिस नहीं आएगा क्योंकि ये एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से मैं लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी फेच कर सकता हूँ, गेट मेंबर्स रिटर्न मेंबर्स। मैं ये मेंबर्स फेच करके व्यू को पास करूंगा। देखें यहाँ पे मेरा मॉडल है, कंट्रोलर है, डू टास्क कंट्रोलर। यहाँ पे मैं व्यू बैग में मेंबर्स पास करूंगा, और ये मेंबर्स कहाँ से आएंगे? ये मेंबर आएंगे मेरे फेक डीबी से। फेक डीबी का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसमें गेट मेंबर्स का फंक्शन कॉल करें, और आपको इसके नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। ऊपर नेम स्पेस ऐड हो गई। ओके, ये मेंबर्स हमारे पास आ गए। इन मेंबर्स को यूज़ करके हम वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको। अभी सिंपल HTML, अभी मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा, हेल्पर मेथड्स यूज़ नहीं कर रहा और कोई शॉर्टकट नहीं ले रहा। सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू मेंबर आईडी, और इसके ऑप्शंस जो हैं वो बनेंगे फॉर ईच वॉर आइटम इन व्यू बैग डॉट मेंबर्स आइटम डॉट। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन क्रिएट करना है। ऑप्शन में मैंने @item डॉट नेम को दिखाना है, और इसी तरह वैल्यू में मैंने @item डॉट id दिखाना है। एक ड्रॉप डाउन बन जाएगी जितने आपके यूज़र्स होंगे, और अगर नहीं बनेगी तो हम इसके एरर को ठीक कर लेंगे। लेट्स व्यू इन ब्राउज़र। हाँ जी, मेंबर्स डॉट ऐड मेंबर नेम इज इक्वल्स टू, बिल्कुल ये सही कह रहा है कि हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा फेक डीबी में। जिस तरह हमने टास्क को किया है इनिशियलाइज, इसी तरह हमें मेंबर्स को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इट कांट बी नल। अब वापस आते हैं, इसको व्यू करते हैं, व्यू इन ब्राउज़र, एंड हियर वी गो। हमारे मेंबर्स आ गए, हमारा टाइटल, हमारी डिस्क्रिप्शन। इसको सेव करेंगे तो ये डाटा लेके जाएगा हमारे इस एक्शन मेथड के पास, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर मेंबर आईडी भी बना लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ डू टास्क का, एंड डू टास्क इज इक्वल्स टू दिस डू टास्क डॉट title is equals to title, do task dot description is equals to description, और do task dot date, due date is equals to date, do task
डॉट मेंबर आई डी इक्वल्स टू मेंबर आई डी। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मैं डेटाबेस में स्टोर करवा सकता हूँ। कैसे स्टोर करवाऊंगा? डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा फेक डीबी डॉट इंसर्ट टास्क डू टास्क। ओके, ये डेटाबेस में ऐड हो गया और ऐड होने के बाद हम दोबारा से उसी व्यू पे आ गए हैं। हम उस व्यू पे भी जा सकते हैं, हम लिस्ट के व्यू पे भी जा सकते हैं और लिस्ट का व्यू हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक्शन मेथड पहले क्रिएट करें फिर उसका व्यू क्रिएट करें। ओके, अब मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ व्यू बैग में डॉट टास्क इज इक्वल्स टू डेटाबेस से सारी टास्क फैच की और इसको साइन कर दी और रिटर्न कर दिया व्यू। ओके, ये व्यू ऐड करें। इस व्यू में आप टेबल बनाएं। टेबल में हम टेबल हेडिंग जिसको बोलते हैं th id। ओके, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट और इसी तरह से हमारा मेंबर। अभी मैं इसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। किस तरह से लिस्ट डाउन करूँगा? फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा व्यू बैग में जो टास्क हैं उन पे, और हर दफ़ा मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा? इसी तरह का कुछ, लेकिन वो होगा टीडी में। ठीक है जी, और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं @ आईडी दिखाना है तो आइटम डॉट आईडी। इसी तरह से अगर आपने टाइटल दिखाना है तो आइटम डॉट टाइटल। इसी तरह हमने अगर डिस्क्रिप्शन दिखानी है और मेंबर आईडी दिखाना है तो ये मेंबर आईडी। अब ये लिस्ट भी बन गई, लिस्ट भी नज़र आएगी। बाकी काम इसके हम देखते हैं। अगर मैं इसको व्यू इन ब्राउज़र करूं तो ये देखें कुछ मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। 10 टास्क। अगर आप इसको बूटस्ट्रैप की कोई क्लास असाइन कर देंगे तो इसका व्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लास इसको टेबल रिस्पॉन्सिव और टेबल बॉर्डर कर देता हूँ। ये एक टेबल बन गया। हमारे पास 10 टास्क आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ और एक न्यू टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ मैं कोई डेट भी दे देता हूँ इसको और किसी स्पेसिफिक मेंबर को साइन कर देता हूँ। ओके, ये इसका आईडी, क्योंकि मैंने इसको आईडी नहीं बताया था, वो 0 इसने साइन कर दिया। मैं इसको आईडी भी बता सकता हूँ। और ये देखिए न्यू टाइटल, उसकी ड्यू डेट और डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई। ड्यू डेट में मैंने ड्यू डिस्क्रिप्शन दिखा दी है। इसको भी ठीक कर लेते हैं। लिस्ट टाइटल, डेट या ड्यू डेट। ठीक है जी, ये इसने सही डाटा हमें दिखा दिया जो डाटा हमारी डीबी में, ये फेक डीबी के अंदर है। इसको आईडी को करेक्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। फेक डीबी में आए, जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो जो टास्क डॉट आईडी है उसको हम कैसे करेंगे? अपनी जो टास्क ऑलरेडी हैं उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे आईडी को, उसमें से मैक्सिमम आईडी को और उसमें +1 कर देंगे। जो मैक्सिमम आईडी है उसमें +1। ठीक है, अब हम इसको ज़रा मज़ीद नीट करते हैं। अभी हमने इसको काम किया है, ये व्यू बैक से किया है। ये व्यू बैक से अगर हम ना करें, इसको हम बाइंडिंग के साथ भी कर सकते हैं।
किस तरह से बाइंडिंग करेंगे? जब हम व्यू क्रिएट करते हैं, जैसे ये लिस्ट व्यू है, इसमें मैं व्यू बैग यूज़ कर रहा हूँ, तो ये लिस्ट बाइंडिंग जो है इसमें मैं बाइंडिंग कर लेता हूँ, व्यू बैग को यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवाऊँगा और डेटा अपने व्यू को पास कर दूंगा। अब व्यू के अंदर जाके ऐड व्यू करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। व्यू में पहली लाइन जो है ये, अगर आप यहाँ पे लिख दें मॉडल इज इक्वल्स टू आपके प्रोजेक्ट का नाम, इट इज़ टास्क मैनेजमेंट, पूरी नेम स्पेस लिखनी पड़ेगी, मॉडल्स डॉट डू टास्क। ये देखें, ये बाइंडिंग हो रही है कि ये वाला मॉडल ये वाला व्यू किस मॉडल के साथ बाइंड है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ आई इन्यूमरेबल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे इस क्लास के। अब ये एक क्लास है, चलें इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे पहले दिखाया है उसी तरह से है, लेकिन इसमें कुछ चेंज है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो व्यू बैग है इसमें आप लिखेंगे मॉडल। ओके, यहाँ पे मॉडल लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैंने कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ठीक है, अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे यहाँ पे ये कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है कि ये वाली डिस्क्रिप्शन जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की हो ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर कर दूँ तो ये यहाँ पे एरर नहीं देगी, ये रन टाइम पे एरर देगी कि दिस वेरिएबल डजंट एग्जिस्ट। तो इसलिए हम मॉडल को बाइंड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप के साथ। अब ये भी काम वही हो रहा है, वो भी वही हो रहा है, लेकिन हमारी बाइंडिंग की वजह से हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई, हम एरर चेकिंग कर सकते हैं। इसको अगर आप व्यू करें तो होप सो कि ये भी वही व्यू है जो हमने पहले बनाया है, सेम व्यू जो पहले था उसी तरह है, लेकिन बाइंडिंग के साथ इसको बनाया गया है। ओके, इसको ज़ीरो नहीं मिलना चाहिए, इसको भी ठीक कर लेते हैं। This one ID member ID must be +1। ओके, अब हम वापस आते हैं। जिस तरह हमने बाइंडिंग की है लिस्ट की, इसी तरह हम एक और बाइंडिंग करते हैं जो कि हमारे इन पैरामीटर्स से जान छुड़वाने के लिए। बहुत सारे पैरामीटर्स बन गए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाऊँ, एक्शन रिजल्ट, और इसको मैं ऐड बाइंडिंग कर देता हूँ, रिटर्न व्यू करता हूँ। अब ये भी सिमिलर टू दिस, इसी तरह का कोई व्यू है जिसको मेंबर्स चाहिए, और इसको मैं सेम मेंबर उसी तरह पास कर देता हूँ और ऐड व्यू करता हूँ, और जो मैंने पहले कोड लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसमें। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको भी बाइंड कर देता हूँ अपने मॉडल के साथ, जो मैंने मॉडल क्रिएट किया है, और मॉडल का नेम है टास्क मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स डॉट डू टास्क। ये बाइंडिंग हो गई। अब ये जो मैं इनपुट लिख रहा था इसमें भी एक मसला है कि मैं ये स्पेलिंग अगर गलत कर देता हूँ, और कंट्रोलर में, जो कि मेरा ये कंट्रोलर है, इसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे मैंने कर दी या यहाँ पे कर दी, तो ये मुझे कैच करने में ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यूज़ आ रही। उसके लिए हमारे पास जो MVC हमें प्रोवाइड करता है सोल्यूशन, वो है हेल्पर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। हेल्पर मेथड्स क्या है? @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर। ओके, अब ये जो T है, T इज़ रिप्रेजेंटिंग योर मॉडल ऑफ दिस व्यू, और ये मॉडल है हमारे पास डू टास्क के सारे एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखिए टाइटल आ गया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा जिस तरह पहले बन रहा था। अगर आप उसको मज़ीद कोई चीज़ देना चाहते हैं, लेट्स से मैं उसको एक क्लास असाइन करना चाहता हूँ, बूटस्ट्रैप की कोई क्लास असाइन करना चाहता हूँ, या HTML का कोई और एट्रीब्यूट देना चाहता हूँ,
तो मैं इस तरह करके दूंगा। ओके, ये HTML का एक ऑब्जेक्ट है, HTML एट्रीब्यूट्स का एक। यहाँ पे जो सी क्लास है ये रिजर्व कीवर्ड है, तो यहाँ पे @साइन लगाना पड़ेगा मुझे रेजर के अंदर। ये रेजर की लिमिटेशन है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा तो मैं सेम यही चीज़ यूज़ करूंगा, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकता। स्पेलिंग मिस्टेक करूँगा तो मुझे कंपाइल टाइम पर ही एरर आ जाएगा कि ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इसका फ़ायदा है बाइंडिंग का। ओके जी, इसका मैं बना देता हूँ डेट के लिए, ड्यू डेट। ओके, अब यहाँ पे ये लिस्ट हमारी जो लगी हुई है ये भी मैनुअल तरीके से बनाई गई है। इसका इक्विवेलेंट हमारे पास एक मेथड है जो कि होगा आई गेस ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर भी हो सकता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हो सकता है। लिस्ट का नेम, मेंबर आईडी, दूसरा पैरामीटर उसका कोई लेबल भी दे सकते हैं हम। ओके, आई इन्यूमरेबल लिस्ट भी दे सकते हैं। ये जो लिस्ट पहले हम इसको बना रहे थे ये चीज़ हम इसको यहाँ पे भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? न्यू सेलेक्ट लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं और सेलेक्ट लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और वैल्यू मेंबर और टेक्स्ट मेंबर को एक्सेप्ट करता है। ओके जी, न्यू HTML @class = form control। ये एक हेल्पर मेथड है। हेल्पर मेथड्स भी आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखें। अब मैं इसको अगर व्यू करूं अपने ब्राउज़र में तो ये भी सेम व्यू है। ओके, ये 2 दफ़ा बन गया क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसको। ऊपर वाले को हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये सबमिट करने के लिए ये हमने ये भी मैनुअल लगाया। इसको भी हम @html.begin फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और बिगिन फॉर्म में हम एक्शन का नेम, एक्शन नेम इज़ ऐड बाइंडिंग, सेम एक्शन नेम कर देते हैं कि उसी जगह ले जाए। कंट्रोलर नेम इज़ डू टास्क, सेम कंट्रोलर कर देता हूँ। और फॉर्म मेथड इज़ पोस्ट। अब गेट की जगह पोस्ट आ गया, हमें डाटा नज़र नहीं आएगा। और ये फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये भी एक हेल्पर मेथड है जो कि फॉर्म बनाने में हमारी हेल्प करता है। अब ये एक बाइंडिंग जो हुई है ये पोस्ट के साथ हुई है कि इसने पोस्ट वे से डाटा लेके जाना, गेट से नहीं लेके जाना। और अगर आप यहाँ पे आए एक्शन सेलेक्टर्स, तो यहाँ पे एक्शन सेलेक्टर्स होते हैं हमारे एक्शन मेथड को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये देखें यहाँ पे मैंने एक बताया एक्शन नेम आप बता सकते हैं, नॉन एक्शन बना सकते हैं। ये एक्शन वर्ब होता है कि आप कहते हैं जी जो रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड है, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड है, तो उनके लिए हम एक्शन वर्ब, ये वाले एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात। दूसरी बात कि हमारे जो कंट्रोलर हैं इसमें मेथड को ओवरलोड नहीं किया जा सकता जैसे कि नॉर्मल C# में किया जा सकता है। ये देखें, ये मैंने एक डिफरेंट मेथड बनाया है, इसके पैरामीटर और हैं, इसके पैरामीटर और हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आपके C# MVC के अंदर। ठीक है जी, ये इंसर्ट का कोड यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए हमारे पास एक्शन वर्ब्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTTP पोस्ट। तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, जब डेटा सबमिशन होगी, तब ये वाला एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला एक्शन मेथड। दोनों के नाम सेम है। अब यहाँ पे मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। जिस तरह मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट खुद से मुझे बनाना पड़ रहा था पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए, वहाँ पे मुझे पूरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना बनाया ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मुझे जस्ट डेटाबेस में सेव करवाना है और उसके साथ कुछ नहीं करना। ठीक है जी, अगर मैं इसको सेव कर दूं और इसकी हम लिस्ट विद बाइंडिंग, ऐड विद बाइंडिंग को व्यू इन ब्राउज़र करें और इसमें डेटा ऐड करें चेक करने के लिए कि डाटा सेव होता है या नहीं होता।
ओके, सिस्टम डॉट, ये हमने मिस्टेक की है इसमें फॉर्म क्रिएट करते हुए। ओके, इसका हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं उधर से कोड HTML। सॉरी, यूजिंग का कीवर्ड यूज करना है, यूजिंग दिस, ठीक है जी। यूजिंग HTML.begin फॉर्म। अब इसको सेव करें और वापस ब्राउज़र में आए। अब ये जो चीज़ आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो गई। कोई टाइटल इसमें दें, डिस्क्रिप्शन दें, डेट दें कोई, तो डाटा आपका सेव हो जाएगा डाटाबेस में। ओके, ये देखें डाटा सेव हो रहा है। ओके जी। मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद हम इसके अंदर एक और पैरामीटर भी दे सकते हैं जो कि इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट मेंबर, सेलेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी वैल्यू इस वक्त सेलेक्ट होनी चाहिए। ऐड विद बाइंडिंग में सर्विस, ये जो ड्रॉप डाउन का थर्ड पैरामीटर है वो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है, सेलेक्ट मेंबर। ओके जी, अब हम मूव करते हैं। ये सिंपल हमारी डेटा की कम्युनिकेशन हो गई बिटवीन व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स। अब अगर हम मूव करना चाहें एंटिटी फ्रेमवर्क की तरफ, तो एंटिटी फ्रेमवर्क हमें क्या कहती है, वेयर इज एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है ओपन सोर्स, जो कि आपके डेटा को डेटाबेस में सेव कर देगा, आपके डोमेन मॉडल्स को, आपकी क्लासेस को डेटाबेस में सेव कर देगा। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क 6 है, ये कोर में भी है और .NET MVC में भी है, .NET फ्रेमवर्क की। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डेटा की मॉडलिंग हो सकती है, आप मॉडल्स बना सकते हैं और क्लासेस बना सकते हैं, डेटा पे क्यूरी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक डेटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज तो नहीं हो गया। डेटा को सेव कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट, कंकरेंसी एंड ट्रांजैक्शन जो हैं ये डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं कि दो डाटा इकट्ठा सेव होने के लिए आ गया है तब भी ये हैंडल करेगा उसको, और एटॉमिक ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको भी ये हैंडल करेगा। बिल्ट इन कन्वेंशन है इसकी कन्वेंशन को फॉलो करें, कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं और माइग्रेशन भी बना सकते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करने की 3 अप्रोचेज हैं, डेटाबेस फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट, कोड फर्स्ट। या पहले डेटाबेस बनाएं फिर अपना कोड यूज़ करें, या मॉडल बनाएं फिर मॉडल से आप अपनी डोमेन मॉडल्स और आपके डेटाबेस बनेगी, या आप कोड लिखें, कोड लिखते जाएं और आपकी डेटाबेस जनरेट हो। और जब आप इसमें से कोई भी पैटर्न यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कोड फर्स्ट यूज़ करना है, तो कोड फर्स्ट में हमारे पास कोड लिखने के 3 मेथड्स हैं। हम इसकी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं जो कि पहले से कन्वेंशन है एंटिटी फ्रेमवर्क की, या हम डेटा एनोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं, या हम फ्लुएंट API को यूज़ करके अपना रिक्वायर्ड चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से बनानी है एंटिटी फ्रेमवर्क, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनानी है जो कि आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगी। फिर आपने डेटाबेस भी तो बतानी है कि उसके पीछे कौन सी डेटाबेस आप यूज़ करना चाहते हैं। डेटाबेस को किसी फेक डेटा से इनिशियलाइज करना है तो आप कर सकते हैं, और उसके अंदर उस डेटाबेस में हम टेबल्स बनाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम,
ऐड, इसको स्टॉप करें, एक क्लास क्रिएट करें, उस क्लास को हम कहते हैं इट इज़ डीबी या माई डीबी, इट इज़ माई डीबी। और ये जो क्लास आप बनाएंगे आपकी डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इट शुड बी चाइल्ड ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास जो है ये आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास है। ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे ऐड नहीं की हुई तो इस वजह से मेरे पास इंटेलिजेंस में वो नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेता हूँ। पैकेज मैनेजर में जाएं और ब्राउज़ करें। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, ओके। आपने डीबग में जाना है, सॉरी, आपने जाना है टूल्स में, नोगेट पैकेजेस में, मैनेज पैकेज फॉर दिस सॉल्यूशन, इस पर टिक करना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका जो पैकेज सोर्स है वो विजुअल स्टूडियो ऑफलाइन ना हो। अगर ऑफलाइन होगा तो जो ऑफलाइन अवेलेबल है वही शो होंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं nuget.org को इस तरह से। मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास ये पैकेज आ गया एंटिटी फ्रेमवर्क का। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा ये अपनी लाइब्रेरीज़ को, अपने क्लासेस को मेरे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। और जो मेरी डीबी है माई डीबी में इसको कंट्रोल डॉट दिस एंटिटी फ्रेमवर्क को installing code could not install package, you are trying to install package the project target document। दोबारा से आए, इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका पुराना वर्जन कोई कर लेते हैं, 6.0 इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ओके। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ये पैकेज इंस्टॉल होगा आपके डॉटनेट प्रोजेक्ट के लिए। अब आप यहाँ पे आएँ तो डीबी कॉन्टेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगर है। अभी इंटेलिजेंस में यूजिंग डेटा डॉट एंटिटी नेम स्पेस को ऐड करेंगे। ये हमारा डीबी को रिप्रेजेंट करने वाली क्लास बन गई। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इस कंस्ट्रक्टर में बेस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपने बताना है कि डेटाबेस कौन सी यूज़ होगी। अगर आप यहाँ पे बेस में कुछ पास नहीं करते तो आपकी डेटाबेस का नाम होगा दिस डॉट माई डीबी। ये आपकी डेटाबेस का नाम बन जाएगा अगर आपने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया। और ये आपकी डेटाबेस आपके लोकल सर्वर पर बनेगी जो आपके विजुअल स्टूडियो का लोकल सर्वर होगा उस पर। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे बता देते हैं कि नहीं, माई डेटाबेस नेम शुड बी माई
टास्क। तो आपकी डेटाबेस का नाम ये बन सकता है अगर आप यहाँ पे ये पैरामीटर पास कर दें। और ये अगेन ये डेटाबेस आपकी लोकल विजुअल स्टूडियो के लोकल सर्वर में बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने SQL सर्वर पे ये डेटाबेस बनाएं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेम इज इक्वल्स टू माई कनेक्शन। माई कनेक्शन क्या है? माई कनेक्शन इज द नेम ऑफ योर कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने अपने कन्फिग फाइल में मेंशन की होगी। यहाँ पे फाइंड करें कनेक्शन स्ट्रिंग अगर ऑलरेडी है तो ये देखें कनेक्शन स्ट्रिंग का उसने पोर्शन दिया हुआ है कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करना है? सेम इसको अनकमेंट कर देते हैं। डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है माई कनेक्शन। ये वही नाम है जो आपने माई डीबी के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है, ये वाला नेम। ओके, और अब यहाँ पे ये इसको मैं कॉपी करके अपनी वेब कॉन्फ़िग में ले आता हूँ। ओके, इंटीग्रेटेड टू अब यहाँ पे आप जो सर्वर मेंशन करेंगे, जैसे अगर मेरे पास ये सर्वर है, इसको मैं कॉपी करके इसको साइन कर लेता हूँ ये, और फिर मैं इसके अंदर जो भी डेटाबेस बनाना चाहूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ जी क्रिएट न्यू डेटाबेस विद नेम डीबी टास्क डीबी। ये इसको हम क्रिएट कर लेते हैं और इनिशियल कैटलॉग में यही मेंशन कर लेते हैं। अब मेरी डेटाबेस ये बन गई क्योंकि मैंने अपनी क्लास में मेंशन कर दिया था कि आप कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाली यूज़ कर लो, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बना दी है सेम नाम से। ठीक है जी, तो ये डेटाबेस बन जाएगी। अब डेटाबेस में कौन सा टेबल होना चाहिए वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। dbset इज इक्वल्स टू dbset टास्क, या इसको टास्क भी कह सकते हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहें डू टास्क, सॉरी ये आपके मॉडल का नाम होगा डू टास्क, और टेबल का नाम जो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, इसी तरह मेंबर्स भी हो सकते हैं। मेंबर्स इज इक्वल्स टू डू ये आपकी डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने वाली क्लास बन गई है। और अब आप डेटाबेस इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं विद सम डेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी और उसमें सीड बताना पड़ेगा कि कौन सी सीड क्या होगा, क्या डाटा डालना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने मेंशन नहीं किया इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजी, तो वो नई डेटाबेस बना देगा और कुछ भी नहीं करेगा। प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो एक नई डेटाबेस बन जाएगी। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, और इसमें जो मैं फेक डीबी को यूज़ कर रहा था, फेक डीबी, इसमें जो मैंने ऑपरेशंस लिखे थे, ये वाले ऑपरेशंस, ये जो मैंने मेंशन की हुई थी चीज़ें, अब यहाँ पे मैं ये टास्क इस लोकल को ख़त्म कर देता हूँ, कमेंट। इसकी जगह मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बना देता हूँ फॉर माई डीबी। उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, पहले मुझे डीबी नाम रख देता हूँ। और कैसे इसको बनाएंगे जी? db डॉट न्यू db, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इसको ख़त्म कर देते हैं।
अगेन अब टास्क इंसर्ट करनी है तो अब डेटाबेस में इंसर्ट होगी। कैसे इंसर्ट होगी डेटाबेस में? डीबी डॉट, अब उधर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे भी बन सकता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, वो बेहतर है। जब इंसर्ट करना है डेटा तो यूजिंग db इज इक्वल्स टू न्यू db, और यहाँ पे कह देते हैं हम this db dot do task dot add some task। ओके, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, प्राइवेट को भी। ये इसने क्या किया, इसने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेबल जो था डू टास्क का, उसके अंदर एक टास्क ऐड कर दी। और अगर इसी तरह हमने फैच करनी है तो अब टास्क फैच भी इसी तरह से होंगी। रिटर्न db डॉट डू टास्क टू लिस्ट में रिटर्न हो गया। इसी तरह डू टास्क की जगह मेंबर्स। ओके, तो मैं प्रोजेक्ट को रन करूं, अगर कोई कोड में एरर नहीं है और मैंने सारी चीज़ें सही से कॉन्फ़िगर की हैं, तो मेरे एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स बन जाएंगे। उन टेबल्स के अंदर आप डाटा रख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। और इसके लिए हम चेक करते हैं जनाब, प्रोवाइडर नेम भी चाहिए होगा जी। ये बता रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग में प्रोवाइडर नेम भी चाहिए। प्रोवाइडर क्या होता है जी? प्रोवाइडर नेम इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट इज द प्रोवाइडर। क्योंकि हम SQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे प्रोवाइडर हैं। अगर आप कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे तो ये प्रोवाइडर चेंज हो सकते हैं, MySQL हो सकता है, Oracle हो सकता है। ओके, डेटाबेस में कोई डाटा नहीं है, इसने एरर कोई नहीं दिया। लेकिन अगर हम अपनी डेटाबेस को चेक करें जो कि अभी हमने बनाई थी, उसके अंदर कुछ टेबल्स बन गए होंगे। आई थिंक ये डेटाबेस नहीं है हमारी, ये डेटाबेस है, देखें। उसने उसी नाम से, जैसे मैं यहाँ पे मेंबर्स बना देता हूँ, टेबल्स खुद क्रिएट किए, मैंने टेबल्स क्रिएट नहीं किए, मैं जस्ट डाटा डाल रहा हूँ। और अगर हम इसको देखें, पेज को रिफ्रेश करें, तो जो डाटा मैंने डेटाबेस में डाला है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर मैं कोई टास्क क्रिएट करता हूँ तो वो टास्क डेटाबेस में सेव हो रही है या नहीं हो रही। ओके, वो डेटाबेस में सेव करने के लिए डू टास्क को भी चेक करते हैं कि हमने इसका कोड किया है या नहीं किया। लेट्स चेक अवर कंट्रोलर फर्स्ट। ओके, ये मेथड कॉल हो रहा है ऐड बाइंडिंग इंसर्ट टू टास्क। हाँ जी, ये डाटा ऐड हो रहा है लेकिन हम इसके चेंजिंग्स को कमेंट नहीं कर रहे। ये डाटा सेव हो रहा है, सेव होने के बाद डाटा सेव चेंजेस का मेथड भी कॉल करना है। अगर ये नहीं कॉल करेंगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा डेटाबेस में। ओके जी, अब इसको आई गेस हॉट रीलोड से ये काम हो जाएगा। इसको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लेते हैं।
वापस के सेव किया, सॉरी सेव किया, दो दफ़ा मैंने सेव कर दिया। तो पहली दफ़ा मेंबर चूज़ नहीं किया था, इस वजह से मैंने स्टॉप किया। तो डेटाबेस से ये डाटा आ रहा है। अगर आप डेटाबेस में देखें तो देखें दो डाटा आ रहे हैं। इस पे वैलिडेशन लग सकती है, किस तरह से लगेगी मज़ीद हम इसमें देखते हैं अपने स्लाइड्स को इनिशियलाइजेशन के बाद। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ गए। हमने डेटाबेस बना लिया, एक फ्लो भी चेक कर लिया कि डाटा किस तरह से सेव हो रहा है, लेकिन कुछ कन्वेंशंस हैं हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क की। वो कहता है कि जो आईडी की प्रॉपर्टी होगी वो आपकी प्राइमरी की बनेगी। यहाँ अगर आपने स्टूडेंट की क्लास बनाई है तो स्टूडेंट आईडी इज़ अ प्राइमरी की और सिंपल आईडी इज़ अ प्राइमरी की। जैसे मेंबर में आईडी है तो वो एक प्राइमरी की है। और आपके डेटाबेस का जो टेबल होगा वो प्लूरल ऑफ योर क्लास नेम। जैसे मेरी क्लास है डू टास्क, तो मेरे टेबल का नाम होगा डू टास्क, एस बी एन पे लगेगा, प्लूरल बन जाएगा। फॉरेन की जो होगी वो फॉरेन की किस तरह से बनेगी, आपके दूसरी क्लास का नाम, फिर आपके दूसरी क्लास के बाद आईडी। यहाँ पे 3 ऑप्शंस बताए हुए हैं, जैसे राइटर ऑथर आईडी, ऑथर आईडी, तो सिंपल ऑथर का टेबल है तो ऑथर के आगे आईडी भी लग सकती है। अब हमारे केस में जो हमने पैटर्न फॉलो किया है ये थर्ड वन पैटर्न फॉलो किया है, जिसमें हमने मेंबर आईडी को फॉरेन की कंसीडर किया है। और कॉलम नेम वुड बी द सेम एज प्रॉपर्टी नेम। जो आपने क्लास की मॉडल्स की प्रॉपर्टीज का नाम रखा है वही आपके कॉलम्स के नेम बन जाएंगे। और आपके रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स जो हैं वो सारे नलेबल होंगे आपकी डेटाबेस में। डाटा एनोटेशंस क्या हैं कि अगर हमारा इन कन्वेंशन से काम नहीं चल रहा, जो हमने कन्वेंशंस बताई हैं, तो हम मजीद डेटा एनोटेशन से अपना काम ले सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं टेबल का नाम कुछ और करना चाहता हूँ और डेटाबेस भी कोई और चूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्लास के ऊपर एक एनोटेशन यूज करूंगा जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन की है लेजर के साथ। ये देखें, टेबल नेम इज बुक्स, स्कीमा इज लाइब्रेरी। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पे स्कीमा चेंज कर रहा हूँ और टेबल का नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, कुछ भी रख सकता हूँ। और ये एक टेबल, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये है डेटा एनोटेशन को यूज करते हुए आपके डेटाबेस को चेंज करना। और राइट साइड पे जो है वो है फ्लुएंट एपीआई को यूज करते हुए आप यही काम किस तरह से कर सकते हैं। फ्लुएंट एपीआई के लिए आपको ये मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा अपने डीबी क्लास के अंदर। और इस मेथड के अंदर आप देख सकते हैं कि मॉडल बिल्डर डॉट एंट्री बुक एंटिटी जो है उसके लिए टेबल नेम tbl_book होना चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप स्कीमा चेंज करना चाहते हैं तो उसका स्कीमा भी इस तरह से चेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम किसी कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं या उसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं, डिफॉल्ट टाइप जो है वो वॉरचार होती है, एनवॉरचार जो भी होती है, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल का कॉलम नेम डिस्क्रिप्शन बना दिया गया और उसको सेकंड कॉलम बना दिया गया है और उसका नेम, उसकी जो टाइप उसको एनवॉरचार 100 कर दिया गया, मैक्स से 100 कर दिया गया, उसकी टाइप को चेंज कर दिया गया। यही काम हम कर सकते हैं फ्लुएंट एपीआई के जरिए से भी। ये देखें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉरेन की किस तरह से बनानी है, फॉरेन की बनाने के लिए आप फॉरेन की कॉलम बनाएंगे। फॉरेन की कॉलम बनाने के बाद जैसे यहाँ पे बुक इज अ बुक एक मॉडल है और आपका जो ऑथर है, ऑथर एक और क्लास है जो कि यहाँ पे मेंशन है, ऑथर आईडी उसकी प्राइमरी की है। तो वन ऑथर कैन हैव मैनी बुक्स, तो उसके लिए क्या किया है, एक कलेक्शन बना दी गई बुक्स की, बुक्स। और यहां पे आए तो यहां पे देखें फॉरेन की का डेटा एनोटेशन यूज किया गया है। ठीक है जी, कि ये जो आईडी लिखा हुआ है इस बुक का ऑथर कौन है, वो है फॉरेन की, इस फॉरेन की से वो फेच कर लाएगा
और वो फेच करके किस प्रॉपर्टी में सेव करवाना है वो इसमें सेव करवाना है। ये यहाँ पे ये मेंशन है, ये देखें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हमारे प्राइमरी कीज होती हैं उसमें ऑटो जनरेटेड ये बना रहा है। जैसे अभी मैंने टास्क क्रिएट की थी तो उसने टास्क आईडी 1 2 3 खुद से चूज कर लिया, ऑटो जनरेटेड है। इसको भी चेंज किया जा सकता है। किस तरह से चेंज किया जा सकता है उसके लिए डेटा एनोटेशन है डेटाबेस जनरेटेड, और उसके अंदर आप बताएंगे डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शंस नन भी हो सकता है, और उसके अलावा कोई ऑटो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, और भी ऑप्शन है। कंप्यूटेड भी हो सकता है जिसको कंप्यूट किया जा सके, और आइडेंटिटी यूनिक भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई प्रॉपर्टी है, जैसे ये फुल नेम है, अब फुल नेम जनरेटेड है फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज, इसको आप डेटाबेस में सेव नहीं करना चाहते, ये कॉलम बनाना ही नहीं चाहते फुल नेम का, तो आप इसको नॉट मैप से मेंशन कर सकते हैं, नॉट मैप। और उसके आगे उसने एक सिंटैक्स दिया है जिसके अंदर वो फुल नेम को और नेम को यूज कर, लास्ट नेम को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, यही काम हम इसी तरह कर सकते हैं फ्लुएंट एपीआई के जरिए से भी। इसी तरह हम किसी स्पेसिफिक मॉडल को भी नॉट मैप कर सकते हैं कि हम उसका टेबल ही नहीं बनाना चाहते। ओके जी, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है कि जब एक ही मॉडल जैसे यूजर मॉडल है किसी दूसरी क्लास में एक से ज्यादा दफा यूज हो, तब हम इनवर्स प्रॉपर्टी की डेटा नोटेशन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज की गई है, क्रिएटेड बाय के लिए ये है और अपडेटेड बाय के लिए ये है, ये दो अलग से प्रॉपर्टीज बना के लिस्ट बना के मेंशन कर दी गई हैं। ओके जी, ये हमारे पास एक सिनेरियो है, आप इसको इंप्लीमेंट करें, चेक करें। इसी तरह अगर आप आईडी प्राइमरी की जो है वो कोई और कॉलम रखना चाहते हैं तो की डेटा नोटेशन आपके पास अवेलेबल है कि आप किसी भी कॉलम के ऊपर अगर की लिख देंगे तो वो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को नल एबल नहीं रखना चाहते हैं, आप उसको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देंगे तो ये नॉट नल बन जाएगा टाइटल। मैक्स लेंथ भी मेंशन की जा सकती है कि इस टाइटल की मैक्सिमम लेंथ 150 कैरेक्टर हो सकते हैं। मिनिमम लेंथ भी मेंशन की जा सकती है कि इसकी मिनिमम लेंथ क्या 5 कैरेक्टर्स हो, मैक्सिमम ये हो। तो इन डेटा नोटेशंस को यूज करके आप डेटा बेस में डाटा सेव करवा सकते हैं। अब इस पूरे कोर्स में मैंने edu.net यूज नहीं की। अगर आप edu.net यूज करना चाहते हैं तो जहां पे हमने डेटाबेस का कोड लिखा है एंटिटी फ्रेमवर्क का, यहाँ पे edu.net का कोड लिखेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, कमांड बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू फॉल्स। इसको प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।